चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं 10th का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे अर्थ पे जहाँ देखोगे वहाँ तुमको कार्बन ज़रूर मिलेगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, फिर भी इम्पॉर्टेंट है ना। उसी तरीके से ये कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये चैप्टर तो अच्छे से करना। जिसका केमिस्ट्री का कंसेप्ट अभी से पहले ठीक है वो भी, जिसका नहीं है वो भी मेरे साथ यहाँ पे से स्टार्ट कर सकते हो। एकदम ज़ीरो से हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पहले देखेंगे कि कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है कार्बन। कार्बन तुमको सब जगह देखने को मिल जाएगा, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है। लिविंग थिंग में तो पक्का है, हर जगह जितने भी लिविंग थिंग है सब में कार्बन प्रेजेंट है, हाँ, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में है, बट सब जगह प्रेजेंट है। कार्बन इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा खाना है, ठीक है, प्लास्टिक आइटम हो गया, फ्यूल्स हो गया, मेडिसिन हो गया, सब जगह तुमको कार्बन जरूर देखने को मिलेगा। हमारे अर्थ क्रस्ट में ही देख लो, अर्थ क्रस्ट में 0.02% पाया जाता है। सोचो कितना कम है ना, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में पाया जाता है? मिनरल्स के फॉर्म में। मिनरल्स होता है कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के फॉर्म में। ये दोनों टॉपिक, कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट, मिनरल्स, ये सारा तो मेटल एंड नॉन मेटल में एक्सट्रैक्शन वाले पार्ट में पढ़ चुके होगे। नहीं पढ़े हो फिर भी देख लो, समझ जाओगे। एटमॉस्फेयर में, ये तो अर्थ क्रस्ट की बात हो रही थी, मतलब कि हमारे धरती के अंदर, जमीन के अंदर का बात। ऊपर में एटमॉस्फेयर में 0.03%, ये भी बहुत कम है। इन फॉर्म ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो तुम ये सारे जगह देख रहे हो, जानवर में, पेड़ में, पौधे में, मिट्टी में, अर्थ क्रस्ट में, मिनरल्स में, पॉल्यूशन, ये सारा जगह तुमको कार्बन देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, है ना। कार्बन इज लेस, बहुत कम है एटमॉस्फेयर में, फिर भी मैक्सिमम थिंग्स में पाया जाता है। इसीलिए हम कार्बन का स्टडी करते। देखो तुम यहीं पे ध्यान दो, सिर्फ कार्बन चैप्टर ही क्यों पढ़ने को मिल रहा है? हाइड्रोजन चैप्टर, ऑक्सीजन चैप्टर, एल्यूमिनियम चैप्टर पढ़ लेते, है कि नहीं, लेकिन कार्बन ही मिल रहा है क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब जगह पाया जाता है, भले ही वो कम अमाउंट में हो, है ना। तो यहीं से शुरुआत होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आगे जाके ना पूरा केमिस्ट्री 3 पार्ट में बंटने वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से ही स्टार्ट है। यानी तुम ये कह सकते हो कि ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हो, यही चैप्टर आगे जाके 4-5 चैप्टर बनने वाले हैं 11th और 12th में। तो ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो अब कार्बन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं भाई। ये कार्बन का क्या, क्यों, कैसे, क्या क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ से आया, कौन है ये, है ना। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखो, कार्बन को हम लोग C से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं, है ना। जैसे ऑक्सीजन को O से, एल्यूमिनियम को Al से, वैसे ही कार्बन को C से डिनोट करते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल में है बिकॉज, क्योंकि एलिमेंट है ना। पीरियोडिक टेबल में कहाँ, किस प्लेस पे है, ये सारा कुछ अभी हम सब एक्सप्लेन करके ऐसे बताएंगे कि तुमको याद हो जाएगा, रटने का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कार्बन के किसी भी एटम का अगर तुमको एटॉमिक नंबर पता चल गया तो तुम उसका पूरा जन्म कुंडली निकाल के रख सकते हो, हर एक एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, ये पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, ठीक है। तो अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाओ तो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्बिट है, यही लास्ट ऑर्बिट है, यानी ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। वैलेंस सेल जानते हो, लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है, लास्ट वाला जो सेल होता है उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। और लास्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंसी किसको बोलते हैं? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके या लूज करके या शेयर करके बॉन्ड बनाता हो, जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे वैलेंसी।
तो अभी तक हमको क्या पता चल चुका है कि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होगा, 6 न्यूट्रॉन होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड या फिर लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6। एटॉमिक मास कितना होगा, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 6 + 6 12। एटॉमिक मास कितना होगा 6 + 6 12, मतलब इसका वजन कितना है 12 AMU। ठीक है, इसके बाद अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बोह्र प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करोगे, ये तुम लोग को 9th में पढ़ना था, सेल और सब सेल। अगर नहीं पढ़े हो तो मेरे वीडियो पे जा सकते हो, 9th क्लास के वीडियो में, उसमें देख सकते हो। वैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि तुमको दिक्कत ना हो कि ये क्या है। 1s2 2s2 2p6 होता है ऐसा, अभी और आगे होगा, लेकिन हम लोग को इतना जानने का जरूरत है ये क्या है। तो देखो ये है फर्स्ट सेल, है ना, इसका नाम होता था K। इसका ये सेकेंड सेल, इसका नाम होता है L। अब एक सेल के अंदर में भी सब सेल प्रेजेंट होता है, तो पहला सब सेल, फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होता है, उसको हम S नाम से बुलाते हैं। दूसरे सेल में 2 सब सेल और होता है, इसको हम S बोलते हैं और P बोलते हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी है कि 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, सेकेंड ऑर्बिट का कैपेसिटी है कि 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसी तरीके से सब सेल का कैपेसिटी है, जितना भी S सब सेल होगा ना उसका कैपेसिटी 2 है। S सब सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। यहाँ भी S है यानी इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पे P सब सेल है, P का कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, अब मेरे पास बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कितना 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें चला गया S2 में, तो इस 2 के लिए हम क्या लिख दिए, ये S फर्स्ट ऑर्बिट का है इसलिए 1s, ये S सेकेंड ऑर्बिट का है इसलिए 2s, ये P सब सेल सेकेंड ऑर्बिट का है इसलिए 2p। अगर मान लो यहाँ पे थर्ड सब सेल होता, अगर होता तो यहाँ पे थर्ड सेल होता, सॉरी, तो थर्ड सेल में भी 3 सब सेल होता, कौन सा, S P D। ठीक है, और ये थर्ड ऑर्बिट का होता है इसीलिए 3s 3p 3d। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 2, इसका 6, इसका 10। ये दूसरे के लिए यूज कर सकते हो, मैं ऐसे ही बता दी। चलो कार्बन के लिए देखो भाई, कार्बन के लिए तो बस 2 ही ऑर्बिट होता है कि नहीं, कार्बन के लिए बस 2 ही ऑर्बिट होता है, इसका हम लोग को जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में गया, 1s, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, किसमें जाएगा, 2s2, फिर 4 में से 2 इसमें चला गया, 2 बच गया, तो वो जो 2 है वो 2p में चला जाएगा, यानी हम क्या लिखेंगे 2p2, है ना। टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यही चीज ना यहाँ लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p2। हम लोग को इसमें से इस पे ध्यान देने का ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ये हम लोग को सब कुछ बताने वाला है कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन कहाँ पे है, क्यों है वहां पे, कैसे याद रखेंगे, बस इसको देख के देखो। तो जो अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये किस वाले सबसेल में जा रहा है, S में या P में, P में जा रहा है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि कार्बन कौन से ब्लॉक में है, P ब्लॉक में है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला ऑर्बिट कौन सा है, तो सेकंड, तो हम कह देंगे पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड है। ठीक है, अब सेकंड पीरियड P ब्लॉक, ये वाला चीज समझो कैसे, सेकंड पीरियड P ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल तो देखे होगे, कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का। ये होता है S ब्लॉक, देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें, है ना, ये कौन सा है, S ब्लॉक। फिर होता है P ब्लॉक, P ब्लॉक इधर होता है, कितना इसमें होता है, P का कैपेसिटी कितना है 6, तो यहाँ पे कितना लाइनिंग होगा, 1 2 3 4 5 6। फिर आता है D ब्लॉक, थर्ड वाले में आएगा, है ना, D ब्लॉक यहाँ पे होता है, इसमें कितना होगा 10, ऐसे ऐसे करके, है ना, उसका कैपेसिटी 10 था। तो हम कह रहे हैं कि P ब्लॉक है, ये S ब्लॉक, ये D ब्लॉक, और ये होता है, ये वाला होता है P ब्लॉक। ठीक है, तो कार्बन कहाँ है, P ब्लॉक में है, मतलब पीरियोडिक टेबल के इस वाले ब्लॉक में है। किस वाले ब्लॉक में है,
इस वाले ब्लॉक में, है ना। अब इस वाले में ऐसे लाइनिंग लाइनिंग सा बना रहता है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो इस वाले को बोलते हैं ग्रुप, टॉप टू बॉटम को बोलेंगे ग्रुप, और हॉरिजेंटल लाइन को बोलेंगे पीरियड, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बताए, ब्लॉक पी है, पीरियड सेकंड है, यानी कि जो सेकंड पीरियड है, फर्स्ट सेकंड, यहां पे इस पीरियड में होगा कहीं पे कार्बन। इस पीरियड में कहां पे, कौन से ग्रुप में, वो कैसे पता चलेगा। तो यहां पे जो लिखा है ना, ये 2, ये जो 2 लिखा है ना यहाँ पे, ये 2 लिखा है, इससे निकालेंगे हम। इसको हम 12 में प्लस कर देंगे, जितना आएगा 14, यानी 14th ग्रुप है मेरे पास, या फिर 2 है यानी 1 2, ये वाला कहलाएगा 14th ग्रुप, ठीक है। 14th ग्रुप कैसे, यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, ये है 1, ये है 2, यहां से 10 तक, यानी 3 से लेके 4 5 6 कहां तक जाएगा, ये 12 तक जाएगा, है ना, 10 होगा। उसके बाद ये आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14। तो 14th ग्रुप ये वाला और सेकंड पीरियड ये वाला, मतलब कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन यहाँ प्रेजेंट है। ये हम सिर्फ एटॉमिक नंबर, ये अगर हमको पता चल गया तो उसके बेसिस पे बता सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। ग्रुप कौन सा है, 14th ग्रुप, पीरियड कौन सा है, सेकंड, ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक, यानी कार्बन कहां पे हमको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है, क्लियर हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, यानी कि उसके पास लास्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग करने के लिए, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4, क्लियर। चलो एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। चलो ये रहा तुम्हारा पीरियोडिक टेबल। अब देखो इसमें क्या बताए थे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये अप टू कहां तक गया, 12 तक, और इसके बाद ये क्या आ गया, 13 और 14। तो मेरे पास क्या आया था, ग्रुप कौन सा था, ग्रुप कौन सा था, ग्रुप क्या आया था कार्बन का, 14। पीरियड क्या आया था, क्या आया था, सेकंड। देखो कैसे निकाले थे, कार्बन 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, तो p में गया इसीलिए p ब्लॉक हो गया, है ना। ये 2 क्या हो गया, पीरियड हो गया, और ये 2 क्या बन गया, 12 + 2 करके 14 ग्रुप, ठीक। तो बताओ ब्लॉक ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा p ब्लॉक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, p ब्लॉक, ठीक है। p ब्लॉक के फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, ये रहा तुम्हारा सेकंड पीरियड, ठीक। सेकंड पीरियड के 14th ग्रुप में, कौन सा ग्रुप है, 14th, है ना, मिल गया कार्बन, ठीक है। तुम कोई भी एलिमेंट उठा लो, इस तरीके से निकाल सकते हो। चलो एक आधो ट्राई करके देखो, ठीक है, एक आधो ट्राई करके देखो। चलो ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, 1s2 होगा, 1s2 2s2 2p4 हो गया ना, 2 2 4 4 8, ठीक है। यानी p ब्लॉक में ये भी जा रहा है, p में ही ढूंढना है, सेकंड पीरियड में जा रहा है, सेकंड पीरियड में ढूंढना है, p में ढूंढना है, ये 4 है, इसको हम क्या करेंगे, 12 + 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा बताओ, 16, यानी 16th ग्रुप, ये रहा, मिल गया ऑक्सीजन, है ना। और कुछ ढूंढ लो, जो ढूंढना है ढूंढ लो। मैग्नीशियम ढूंढते हैं, मैग्नीशियम क्या आ रहा है, एटॉमिक नंबर 12, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया, 6 4 10 12, 2 और चाहिए, 3s2, है ना। अब मेरे पास लास्ट क्या आया, 3s2। अब इसमें देखो ये कौन से ब्लॉक में जा रहा है, एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक कहाँ है, ये रहा एस ब्लॉक, है ना, ये रहा एस ब्लॉक।
एस ब्लॉक में कौन सा पीरियड, थर्ड पीरियड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी इस वाले पीरियड में, और कौन सा, ये सेकंड ग्रुप, तो फर्स्ट सेकंड ये ग्रुप मिल गया मैग्नीशियम। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखो ये पढ़ते समय ना तुम लोग एनसीईआरटी बुक रीड जरूर करना, ठीक है। एनसीईआरटी बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो ये सारा पॉइंट्स एनसीईआरटी बुक में कहाँ पे कैसे लिखा है। तुम लोग को इससे वर्ड कैपेसिटी भी बढ़ेगा, प्लस सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, कौन सा कीवर्ड बनेगा, टीचर को देखते ही पता चल जाता है ना। कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन करना। देखो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी बुक रीड करते जाना मेरे साथ साथ तुम लोग भी। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक, मेनी ऑफ द थिंग्स। जो भी तुम लिस्टेड किए हो इसके ऊपर एक वो था, एक्टिविटी था कि तुमको आसपास का कुछ सामान इकट्ठा करना है। तो जो भी सामान इकट्ठा किए हो ये सारा, वो सब में तुमको क्या देखने को मिलेगा, कार्बन। सब में तुमको कार्बन देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही बताता है कि इसका वर्सेटाइल नेचर है। वर्सेटाइल नेचर मतलब कि जिस भी सिचुएशन में डालो वहां पे वो ढल जाए। मतलब कार्बन जहां देखो, हर जगह देखो, सब जगह प्रेजेंट है। उसको कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। वो हर चीज में प्रेजेंट है, हर चीज में रहता है, ठीक है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितना भी लिविंग स्ट्रक्चर है वो सारा कार्बन पे ही बेस्ड है। अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोस्फेयर इज क्वाइट मेगर, ठीक है। मतलब कि वो बहुत ही कम है। देखो ये वर्ड याद रखना है, इसका मतलब है बहुत, इन लिटिल अमाउंट, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर हो या अर्थ क्रस्ट हो, कार्बन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है कार्बन, मिनरल्स के फॉर्म में, कार्बोनेट्स या हाइड्रोकार्बोनेट्स के फॉर्म में, ठीक है। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब इतने सारे चीजों में प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी पूरे अर्थ क्रस्ट का 0.02% है ओनली, है ना। और एटमॉस्फेयर में 0.03% है ना। फिर भी इन स्पाइट, फिर भी स्मॉल अमाउंट में तो है, कम मात्रा में तो है, बट कार्बन अवेलेबल इन नेचर, बहुत जगह है कार्बन पूरे नेचर में अवेलेबल है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया इमेंस। मतलब कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे पूरा का पूरा एक ब्रांच है केमिस्ट्री का, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एक ब्रांच ही दे दिया गया है। अगर तुम कंपैरिजन करो कि कार्बन कंपाउंड जितने भी बने हुए हैं कार्बन कंपाउंड, उन सबको एक तराजू में डाल दो, और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट है उनको एक तराजू में डाल दो, कौन सा पलड़ा भारी होने वाला है, कार्बन का। मतलब खुद कार्बन अकेले इतने नंबर्स ऑफ कंपाउंड बना सकता है जितना कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन को छोड़ के सबको बोल दो कंपाउंड बनाओ, जितने मैक्सिमम चांसेस बनाओ, कार्बन अकेले खुद ही उससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बना सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है कार्बन। चलो आगे देखते हैं। कार्बन 4 वैलेंसी के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा ये देखना है ना। बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हम लोग देख चुके हैं कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। मतलब कि ये कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाकर किसी दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर सेल। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का टेंडेंसी क्या होता है कि उसको लास्ट वाला ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो कार्बन के पास लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको 8 चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम किसी भी तरीके से या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या लेगा, ठीक है, या फिर शेयर करेगा, किसी भी तरीके से। इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड से वो क्या करता है, अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। तो देखते हैं कार्बन क्या करने वाला है। या तो कार्बन को लूज करना चाहिए या फिर गेन करना चाहिए,
ठीक है, या फिर शेयर करना चाहिए। क्या करता है भाई, कार्बन के केस में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट ऑक्टेट कार्बन नीड्स टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब उसके पास 8 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बट कार्बन डज नॉट गेन इलेक्ट्रॉन। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। ठीक है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, रीजन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधे सीधे यहां से उठ के आता है कि कार्बन में बॉन्डिंग कैसा होता है। ठीक है, या फिर सीधे सीधे क्वेश्चन ये आएगा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लूज कर सकता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गेन कर सकता है। गेन भी नहीं करेगा। चलो पहले गेन का देखते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि न्यूक्लियस में 6 ही प्रोटॉन होगा, है ना। कार्बन का अगर स्ट्रक्चर देखो तो न्यूक्लियस के अंदर कितना, 4 5 6 प्रोटॉन होगा, 6 न्यूट्रॉन होगा, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ये एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है बाहर से, ठीक, तो बताओ ये 6 प्रोटॉन मिलके 4 4 8 2 10 इलेक्ट्रॉन को बांध सकता है। फेल हो जाएगा, ये प्रोटॉन का पावर फेल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाउंड करने के लिए। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बिकॉज न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं होल्ड कर सकता। ठीक है, ये किस तरीके से बंधे हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा है। तो ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकते। इसके अलावा देखो, ये तो सेकेंडरी ऑर्बिट है, छोटू सा ऑर्बिट है। उस छोटू से ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन का बनाया हुआ है कि हाँ भाई 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तुम्हारे पास, 4 ये एक्स्ट्रा ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन एकदम भीड़ लग जाएगा उस ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज, और सेम चार्ज क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, आपस में धक्कम धुक्की करते रहेंगे। तो ये क्या स्टेबल रहेंगे ना। ठीक है, तो यहां से क्या समझे कि 4 इलेक्ट्रॉन ये कहीं और से गेन नहीं कर सकता, प्रोटॉन उसको संभाल नहीं सकता, इसके बस की बात है नहीं अब। और ये 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन उधर, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, ये सारा क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन मिलके फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा के इस पूरे एटम को अनस्टेबल बना देंगे। ठीक है, तो गेन तो होने से रहा। चलो नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, कार्बन डज नॉट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता 8 बनने के लिए, ऑक्टेट के लिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। क्यों नहीं लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इसको ढेर सारा एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब बोलोगे लूज करने के लिए एनर्जी क्यों चाहिए, तो ठीक है, एक 9th क्लास में ही ये सारा चीज पढ़ना था तुम लोग को कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसका एनर्जी कम होता है, अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो इसका एनर्जी ज़्यादा है। तुम सीधे सीधे देख सकते हो ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन कितना छोटा चक्कर लगा रहा है, कम एनर्जी में एक चक्कर लगा लेगा। अब इतना बड़ा चक्कर लगाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इससे भी बड़ा चक्कर लगाने के लिए और ज़्यादा चाहिए। मतलब सीधे सीधे क्या देख रहे हो कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है वैसे वैसे इसका एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट से एकदम दूर भेज देना है, सेकेंड ऑर्बिट से एकदम दूर भेज देना है, लूज कर देना है, तो इसको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। तो हमारे पास कार्बन में सेकेंड ऑर्बिट है हमारे पास, है ना, कार्बन में 2 ही ऑर्बिट है। कार्बन में कितना ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है, और इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मान लो एक ऑर्बिट को कुछ एनर्जी दिए, ठीक है, इसको कुछ एनर्जी दिए, कुछ अमाउंट में एनर्जी देकर इसको भगा भी देते हैं,
तो हमारे पास 3 और इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, फिर भी ये स्टेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, या तो 8 चाहिए या तो फिर इसमें 2 चाहिए। नियरेस्ट नोबल गैस स्टेट का ये फॉर्म करना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये अगर निकल भी जाएगा तो भी ये स्टेबल नहीं है। ये निकल गया, अब बताओ यहाँ पे +6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। अब तो ये कहेगा जा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन चल गया। अब ये और कस के पकड़ लेगा इन सारे इलेक्ट्रॉन को। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का बारी आएगा तो और भी ज्यादा एनर्जी लगेगा, जब इसको निकालने का बारी आएगा तो और भी ज्यादा एनर्जी लगेगा। ये तो खैर बताओ, ही सोचते रह जाओ, खैर जो भी हो। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर जब निकालने का बात आएगा तो इसको ढेर सारा एनर्जी चाहिए कि चारों के चारों बाहर चले जाओ। अगर इन केस मान लो उतना एनर्जी देके चारों के चारों को निकाल भी दिए, तब क्या हुआ, तब ये क्या बन जाएगा, +6 चार्ज न्यूक्लियस में और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ, इतना ज्यादा अनस्टेबल। तो यानी कि इतना एनर्जी देने का कोई मतलब नहीं बनता है, सारा फालतू, ये अनस्टेबल का अनस्टेबल ही रहेगा। तो फाइनली कार्बन करता क्या है, ना तो वो 4 ले सकता है तो भी अनस्टेबल, 4 दे भी नहीं सकता है तो भी अनस्टेबल। ठीक है, अगर ये लेगा नहीं, देगा नहीं, तो करेगा क्या, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, क्या करेगा, शेयर करेगा। कैसे शेयर करते हैं ये सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ले लेना, दे देना, समझ जाते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसी और का इलेक्ट्रॉन उठ के आ गया। शेयर कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल डेली लाइफ में होता है ना कि अगर कोई 2 बहनें हैं, ठीक है, तो एक टॉप वो खरीद ली, एक टॉप वो खरीद ली, जब जिसको जरूरत पड़ा एक्सचेंज कर लिए। तो हर एक बहन के पास अगर वो बदल के गई बाहर तो उसको क्या लगा कि अरे इसके पास तो 2 टॉप है, लेकिन एक टॉप है ना हर एक बहन के पास। ये होता है शेयरिंग। ठीक है, तो अगर मान लो एक स्टूडेंट के पास नोट्स है, एक स्टूडेंट के पास बुक है, नोट्स नहीं है, अगर वो दोनों एक ही रूम में रह रहे हैं तो वो दोनों पढ़ाई कर सकते हैं शेयरिंग करके। इसी तरीके से बहुत सारे एटम्स शेयरिंग करते हैं, सिर्फ कार्बन ही नहीं, बहुत सारे एटम्स शेयरिंग करते हैं, लेकिन शेयर सिर्फ उसी इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं जो लास्ट ऑर्बिट में है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कार्बन के पास लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, यानी उन चारों इलेक्ट्रॉन को हम इस डॉट की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। किस तरीके से, देखो अगर मान लो किसी और के साथ या कार्बन के साथ किसी भी एटम के साथ ले लो, तो कार्बन एक और है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो ये कहेगा मेरे पास भी 4, तेरे पास भी 4, तो चलो दोनों मिलके शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके अगर शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाता है तो इसको हम बोलेंगे एक कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन लूज करने से या गेन करने से क्या बनता था, आयोनिक बॉन्ड बनता था। आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में क्लियरली पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता था, स्ट्रांग होता था, स्ट्रांग होने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, और क्या चीज देखे थे, क्योंकि वो आयोनिक है यानी उसके ऊपर चार्ज बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करा देता था। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग भी, ये बॉन्ड भी वीक है और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करा सकता है। चलो 1-2 एग्जाम्पल ले लो, है ना, बुक में, हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। जैसे मान लो सिंपलेस्ट एटम ले लो, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, के सेल, फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं, के सेल। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। वैसे ही एक और हाइड्रोजन एटम ले लो, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो जब ये दोनों शेयरिंग कर लिया तो ये हाइड्रोजन समझेगा ये दोनों एटम मेरा और मेरा फर्स्ट सेल यानी के सेल फुल्ली फिल्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसका, ये खुश। ये हाइड्रोजन समझेगा कि नहीं ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा, मेरे पास भी जो के सेल है, फर्स्ट सेल है, फुल्ली फिल्ड, कंप्लीट, स्टेबल। तो हुआ क्या, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिए। तो अब ये स्ट्रक्चर तुमको ऐसे देखने को मिलेगा। अब हर बारी इतना डॉट बनाना और इतना सर्कल खींचना तो नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर, और इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन में कभी भी इस तरीके से आ सकता है कि बताओ ऑक्सीजन किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ या बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ। तो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। चलो ऑक्सीजन में देखते हैं कैसे बनता है। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8।
इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो तो 2 और 6, यानी लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6। तो अगर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो ऑक्सीजन के लिए कितना, 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। किस तरीके से, 1 2 3 4, उसके बाद रिपीट करेंगे 5 6, ये पेयरिंग हो गया, ठीक है, 5 और 6। इसी तरीके से और होगा ऑक्सीजन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग कर लिया। तो यहाँ पे तुमको देखने को क्या मिलेगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और यही को हम लिखते हैं O2। तो ऑक्सीजन कभी भी अकेले सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, O2 के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, दिख रहा है, और ऑक्सीजन के बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। तो ये डॉट स्ट्रक्चर है और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ये किस पे बेस्ड है, सब सारा खेला ना बॉन्डिंग का होता है, तो कार्बन का प्रॉपर्टीज भी किस पे बेस्ड होगा, बॉन्डिंग पे। चलो कोवेलेंट बॉन्ड, हम लोग को पता चल चुका है कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ठीक है। इसीलिए कार्बन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड डज नॉट फॉर्म्स चार्ज पार्टिकल, क्योंकि वो कोवेलेंट है ना, इलेक्ट्रॉन दिया या लिया तो नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज आएगा। अब ये चार्ज पार्टिकल है नहीं, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा सकता। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए चार्ज पार्टिकल होना जरूरी है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो सारे बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, है ना। उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सके, ठीक है। सेकंड, इसका क्या प्रॉपर्टीज आता है कि जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये रूम टेम्परेचर पे जनरली देखना, या तो ये गैसियस स्टेट में होंगे या लिक्विड स्टेट में अगर होंगे भी तो उस लिक्विड को अगर ओपन खुले हवा में छोड़ दो वो तुरंत गैस में बदल जाएगा, है ना। केरोसिन ऑयल देख लो, पेट्रोल देख लो, लिक्विड तो दिख जाता है, खुला छोड़ दो उड़ जाएगा, है ना। उड़ने का मतलब क्या, गैसियस स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज force of attraction between molecules of carbon compound is very very poor, not very strong, मतलब कि वो बहुत वीक है। मतलब एक कार्बन कंपाउंड और दूसरे कार्बन कंपाउंड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, आराम से टूट जाएगा। हल्का सा इसको एनर्जी दो, यानी क्या दो, टेम्परेचर दो, थोड़ा सा भी हीट मिला नहीं कि अलग, तो फट से ये लिक्विड से गैस में आ जाता है, ठीक है। दिस वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मेक देम वेरी इजी टू पुल अपार्ट, अलग हो जाने में ये बहुत अच्छे से, ये वीक फोर्स जो है वो तुरंत अच्छे से टूट जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, H2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या देखे थे, कोवेलेंट बॉन्ड देखे थे। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, गैस ही है कि नहीं। CH4, O2, नाइट्रोजन, क्लोरीन, अमोनियम, ये सारा का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तुम लोग एनसीईआरटी बुक साथ के साथ पढ़ते रहना, पढ़ रहे हो कि नहीं। चलो एनसीईआरटी बुक देख रहे हैं अब, बॉन्डिंग इन कार्बन, यही टॉपिक अभी हमने पढ़ा। अब इसको एनसीईआरटी बुक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। ये आयोनिक कंपाउंड में क्या होता था, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता था, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी होता था मोल्टेन स्टेट में, है ना। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो उसके आगे देखते हैं क्या है। इसमें आयोनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, लेट अस नो नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा कि यहाँ पे कार्बन कंपाउंड का कंडक्टिविटी कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर होता है, बहुत ही खराब होता है ना। क्यों होता है, पढ़ लिए, क्योंकि कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसकी वजह से इन लोग का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, बहुत लो होता है ना। किससे कंपैरिजन में, जो ऐसा एलिमेंट्स है जो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है उसके कंपैरिजन में,
ठीक है, हम लोग ये सारा कुछ चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच का डिफरेंस। वी कैन कंक्लूड दैट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वही कह रहा है कि वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसकी वजह से क्या हो गया, आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंस these compounds are largely non-conductor of electricity, we can conclude that bonding in these compounds does not give rise to any ion। कोई आयन को प्रोड्यूस नहीं करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे देखो क्या है। हम लोग क्लास 9th में बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, कि उसका वैलेंसी किस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अब हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता ही दिए, है ना, क्या है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। क्या क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखता है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर सेल। अब इसको अपना आउटर सेल भरना है ना। लास्ट में आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, इसको अपना 8 भरना है। ठीक है, किस लिए, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाने के लिए। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेन और लूज, या तो गेन करके या लूज करके इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल भरते हैं, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। लेकिन इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये गेन करेगा या लूज करेगा नोबल गैस कन्फिग्रेशन पाने के लिए। इफ इट वेयर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, अगर ये गेन या लॉस करेगा तो होगा क्या, it could gain 4 electron forming C4 minus ion। अगर ये C4 minus ion बनाता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 4 माइनस चार्ज बनाता है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए ये मुश्किल हो जाएगा होल्ड कर पाना। न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है ना, विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन। किसको होल्ड करना, पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था, 4 और ले लिए तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना न्यूक्लियस के लिए मुश्किल हो जाएगा, जिसके पास की 6+ चार्ज है। ठीक है, इसके कारण गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 4+ कैटायन। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है +4 कैटायन बनाने के लिए। +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, ठीक है, लेकिन क्या होगा, इसको बहुत सारा लार्ज अमाउंट में एनर्जी का जरूरत पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, है ना। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, लीविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विथ 6 प्रोटॉन। अगर इतना एनर्जी दे करके 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल भी दिए तो पीछे क्या रह गया, लीविंग बिहाइंड, पीछे अब क्या बचा रह गया, कार्बन कैटायन विथ 6 प्रोटॉन। कार्बन का ऐसा कैटायन जिसमें बीच में 6 प्रोटॉन है और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन है कार्बन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आगे देखो तो क्या कहता है कि कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है कि कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पाने के लिए, ऑक्टेट स्टेट पाने के लिए ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो करे क्या करता है, शेयर करता है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, शेयरिंग। इस प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व करता है, शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया,
शेयर कर दिया विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट, मतलब अपने ही कार्बन के साथ या दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, ठीक है। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ कार्बन ही नहीं दूसरे एलिमेंट्स भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड बनाते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिलोंग टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द बोथ एटम्स, जो दोनों एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, बिफोर गोइंग ऑन द कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड पे जाने के पहले लेट अस लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कुछ सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। क्या एग्जांपल है, वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला। देखो एनसीईआरटी बुक में देखा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसका या इसका, दोनों का है ना। तो अब ये दो जो शेयरिंग करके बना, दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर करके एक बॉन्ड बना, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना, और वो एक बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में तुमको देखने को मिलेगा। इस तरीके से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सेम उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन का देखो, है ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो लास्ट ऑर्बिट में कितने सेल, कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 बारी है, यानी 2 बॉन्ड बन रहा है ना, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना। उसी तरीके से नाइट्रोजन का देख लो, तो नाइट्रोजन में कितना होता है एटॉमिक नंबर, 7, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, है ना। तो 1 2 3 4 5 5 इसका 5 इसका, इसको बनना है 8। अब ये 3 अपना शेयर कर लिया इसके साथ, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो बताओ जब शेयरिंग के बाद देखो कितना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के लिए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तुम लोग एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड के लिए। चलो खूब पढ़ो, बस पढ़ते रहो, मार्क्स अपने आप आ जाएगा, है ना।